हमने हाईटेक देखा, हाईटेक का प्लान देखा, हाईटेक की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है वो देखी। अब क्रिप्टो क्या है, क्योंकि जो मेरे नए दोस्त आए होंगे जिन्होंने हम इंट्रोडक्शन जब ले रहे थे तो बहुत सारे दोस्तों को देखा कि कुछ लोगों ने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 8 दिन पहले ज्वाइन किया है। तो हम कौन सी इंडस्ट्रीज में है, क्रिप्टो क्या है, बाइनांस क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें भी हमारे विजन को और क्लियर करेगी हाईटेक को लेके। तो मैं हम सब लोगों के हाईटेक के टेक्निकल गुरु जिनको बोला जाता है, तो वो टेक्निकल गुरु को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। तो आर यू रेडी? वो ज्ञान का वो समुद्र है, ज्ञान का वो खजाना है। आप बाइनेंस से लेके, क्रिप्टो से लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेके कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे दावा रहेगा। हाईटेक की सबसे मजबूत नींव, टेक्निकल के अंदर सबसे मजबूत पिलर कि जिसने बहुत सारे लोगों को दिन रात में 11 बजे भी फोन किया, उसके बावजूद भी लोगों को टेक्निकल समझाया, बाइनांस के बारे में समझाया, ब्लॉकचेन के बारे में समझाया, हाईटेक के बाइंडिंग के बारे में समझाया, और दिन रात आज भी पूरे इंडिया में अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ हमेशा लगे रहते हैं हमारे ग्रेट मेंटर, टेक्निकल गुरु। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग के लिए प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अमर यादव सर, प्लीज जोरदार क्लैपिंग सर के लिए एक बार। सीखना है तो ताली बजानी पड़ेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले गिरीश जी का तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने वार्म वेलकम करवाया। और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट मेंबर का या फिर इस मीटिंग में जो भी मेंबर उपस्थित है, दूर दूर से चल के आए, कुछ लोग लेट भी आए लेकिन समय से आ गए कुल मिला के। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और फिर से वेलकम करता हूँ। और जो मुझे टॉपिक दिया गया, क्योंकि जैसे बताया गया कि सीमित समय है और 1 घंटे का मुझे समय मिला है, तो मैं चाहूंगा कि 1 घंटे में जितना हो सके वो सारी चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लान आपने देखा, बहुत ही शानदार तरीके से साहिल जी ने बताया, तो उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए। थैंक यू सर। आपको एक ब्रोशर मिला होगा सिस्टम से सभी को, उसमें अपकमिंग रैंक्स दी गई होंगी। हम सभी लोग जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो डायमंड रैंक तक ही था, और उसके बाद डबल डायमंड हुआ, क्योंकि जब वो कोई भी रैंक लीडर्स वहां पे पहुंचता है तो ऑलरेडी वो रैंक ऑलरेडी आ जाती है, उसकी कंडीशन जो भी चीजें होती है वो बता दी जाती है। नेक्स्ट अपकमिंग 2 रैंक आने वाली है, ब्लैक डायमंड, मिस्टर हाईटेक। ब्लैक डायमंड के लिए छोटी सी क्राइटेरिया आप जान लीजिए कि टोटल टीम साइज जैसे भी डबल डायमंड में 5000 होगी, उसमें 15000 होगी ब्लैक डायमंड के लिए। क्योंकि लोग बोलते हैं यार 5000 के बाद तो क्या ही है, कुछ नहीं है, मतलब ये तो 50000 की टीम हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप 15000 की टीम पहुंचेगी तो वहां पे ब्लैक डायमंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मिस्टर हाईटेक जो 50000 की टीम पे होगी। मुझे लगता है मिस्टर हाईटेक का मतलब है अरबपति। अरबपति जो भी समझते कि 2 साल 3 साल वो आपके बीच में रहेंगे, हम सभी के बीच में होंगे। और वैसे लगता है ब्लैक डायमंड भी अरबपति के पहले जो होते हैं, करोड़पति, लखपति, ऐसे सब पति आएंगे। तो दोनों अपकमिंग रैंक के लिए जब अनाउंसमेंट होगी, टाइम होगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और उसके लिए आप सभी लोग अपने आप को थैंकफुल बोल सकते हैं, अपने आप के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। और जैसा कि क्रिप्टो को लेके लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग समझते हैं कि यार क्रिप्टो वाले ऐसे हैं वैसे हैं, लोग पता नहीं कौन सी नजरों से देखते हैं। उसका एक कारण है इंफॉर्मेशन नहीं मिलना या फिर इंफॉर्मेशन का अभाव होना। उसके लिए क्या हो गया, क्रिप्टो के नाम पे ये सब क्या हो गया? अच्छा, लाइट गई तो अंधेरे में, वैसे भी बिना इंटरनेट के भी क्रिप्टो चलता है। बीच में आवाज भी 1 साल पहले इंटरनेट बंद हुआ था, 1 दिन के लिए इंटरनेट बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट वो सारी चीजें रुक गई थी 24 घंटे के लिए, और क्रिप्टो जो ट्रेडिंग हो रही थी वो कंटिन्यू चल रही थी, सबका बाई सेल वो सारी चीजें ट्रेडिंग हो रही थी। ये पावर है क्रिप्टो की, लाइट जाए अंधेरा हो जाए फिर भी ये सारी चीजें चलती रहेगी।
क्रिप्टो अच्छा कुछ चीजें होती है जो लोग बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, देखो लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब यहाँ पे डायरी वगैरह तो मेंटेन है, लेकिन वो सारी चीजें नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपने नोट्स देख के आपको बताऊंगा। और आप लोगों का नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, डायरी में सभी को मिली हुई है। और ये मुझे लगता है कि ये चीजें जब आप किसी के सामने बोलते हो ना, तो हमेशा के लिए चुप हो जाता है। मतलब उसको ये समझ आ चुकी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें है इनके अंदर, या कुछ जानते हैं या फिर कुछ समझते हैं, इसलिए हम इनसे चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। जो लोग क्रिप्टो के बारे में गलत धारणा होते हैं, या लोग बोलते हैं क्रिप्टो एक स्कैम है, तो क्रिप्टो बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। क्रिप्टो एक ऐसा जरिया है कि एक मिडिल क्लास मैन भी जो है करोड़ों बना सकते हैं थोड़े से पैसे लगा के। बिजनेस में पता है कि कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत होती है, फिर जाके वो पैसे बनाते हैं, वो बहुत टाइम लगता है। और आजकल हर मेहनत करने वाला पर्सन इन लुटेरों से लूट जाता है, कुछ भी नहीं बना पाता। तो क्रिप्टो अगर हम बात करें, एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी पे वर्क करती है, और ये डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब ये किसी का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मालिक है, मतलब पर्टिकुलर इस चीज का कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक सीमित होती है। पहले से ये सेट हो जाती है ब्लॉकचेन में कि कितनी इसकी क्वांटिटी होगी, क्या इसकी एल्गोरिथम होगा, वो सारी चीजें आपको उसमें कोडिंग प्रॉपर होती है। तो उस तरह से डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी जो दिखती नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन आभास कर सकते हैं। पहले ऐसी करेंसी है जो बिटकॉइन बनी है 2008 में, और 2009 में ये लॉन्च हुई है। तब उसकी किसी को पता नहीं था, जब इंटरनेट आया था तो लोग जी जी सर जैसे इंटरनेट होता है ना, कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसके कनेक्टिविटी से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो ट्रांसफर होती है, जो ब्लॉकचेन बीटीसी ट्रांजेक्शन होती है, उस ट्रांजेक्शन को जब कंप्लीट करता है ब्लॉक से, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, तो उसको ब्लॉकचेन से उसको ना जोड़ी जा सकती है, ना जो उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, ना उसमें गलत एंटर की जाती है। एक बार जो ब्लॉक कंप्लीट हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, वो ना मिटाई जा सकती है, ना उसको इरेज किया जा सकता है। हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो ब्लॉकचेन में पड़ी रहती है, सेफ रहती है, उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं सर। थैंक यू सर। तो ये चीज है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी टाइप क्या है, तो सबसे पहले बिटकॉइन आया था, ये 2008 में आया था, लेकिन 2009 में चैन से लॉन्च हुआ है। और इसकी 2010 में पहली लेन देन हुई थी, जो कि पिज्जा डे के रूप में मनाया जाता है मई के महीने में, शायद 24 मई है। उस माइनर ने जो बिटकॉइन को माइन करता है फर्स्ट डे से, 2009 से फर्स्ट डे से माइन करता है, उस कंपनी के ओनर ने पहले इसको किसी चीज को खरीदने बेचने में, मतलब वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था हम इससे कुछ चीजें ले सकते हैं या बेच सकते हैं, या हम लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट होने का, या कह सकते हैं कि इसको लाने का एक ही पर्पस था, थर्ड पार्टी को हटाना। मतलब जो एक विदेशी मुद्रा एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर होते हैं, या फिर हमारा लेन देन जो होता है एक थर्ड पार्टी के जरिए, बैंक के जरिए या फिर किसी और के जरिए, जो उसमें फीस होती है वो बहुत ज्यादा लगती थी। आई थिंक 30% के आसपास या 20% कोई सिस्टम है जो 10-15% होती है। अगर आपको किसी को 100 करोड़ ट्रांसफर करना है तो 10 से 15-20% लगभग 30% तक फीस लगती है। उसको जीरो करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट हुआ या फिर लेके आया गया। इसके बहुत सारे गवर्नमेंट्स या फिर बहुत सारे देश इसको नहीं मानने वाले, इसलिए जिसने इसको लाया वो आज भी दुनिया से गायब है, ऐसे मान सकते हैं, किसी ने नहीं देखा शायद। तो वो जब क्रिप्टो को लाया या बिटकॉइन को बनाया या फिर ब्लॉकचेन को, जो टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया या फिर हम लोगों को दिया या सभी को दुनिया में जब पहली बार लाया, तो कुछ अच्छे हाथों में देखे गया कि भाई ये एक टेक्नोलॉजी है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आगे से आप लोग इसको संभाल के, मतलब इसको पूरी तरह से स्प्लिट करना है। वो गायब हो गया उसके बाद से। सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति जो एक प्रोग्रामर था, उसने इस क्रिप्टो या ब्लॉकचेन को लाने से पहले लगभग उसकी 20 से 30 साल की मेहनत रही होगी, क्योंकि इंटरनेट जब आया तो सडनली एक दिन में नहीं आ गया, उसके बहुत पीछे पहले से बहुत मेहनत लगी होगी, उसकी टेक्नोलॉजी और फिर सोच की कैसे ये आएगा। तो उस हिसाब से उसने जो है जब इसको लाया तो उसका एक ही मोटिव था कि थर्ड पार्टी को हटाना। मतलब आप 10 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो शायद मुझे लगता है कि 100-200 रुपए के ट्रांजेक्शन में जो
ट्रांजेक्शन करने वाले लोग होते हैं, जो जरिया होता है ना, उनके पास जाता है। जो माइनिंग कर रहे हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनको वो फीस जाती है, तो उसी से वो पूरा होता है। अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के बाद दूसरा कॉइन आया XRP, कार्डानो और ऐसे अलग अलग चीजों से। तो उसमें जो है इथेरियम एक सेकंड सबसे बड़ा कॉइन बन के आया, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी उससे भी फास्ट थी और अलग तरह के थे, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन से भी फास्ट, कि भाई जो चीजें उसमें होता है ना कि एक बार जो चीजें जिसमें कमी हो उससे भी बड़ा, या उसको उस कमी को दूर करके उससे भी फास्ट चीजें नई जब आती है तो उससे भी अच्छा आता है। तो जिसमें डैप्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके आया इथेरियम, वो काफी जो है आज भी अगर आप देखेंगे तो इथेरियम सेकंड नंबर का कॉइन है, बहुत ही बड़ा कॉइन है और आने वाला फ्यूचर ही बहुत जबरदस्त है इसका। अगर हम बात करें सोलाना की, डोज कॉइन की, BNB की, ये सारे क्रिप्टो के अलग अलग करेंसी है या कॉइन है। BNB के अपना खुद का एक्सचेंज भी है, जिसको हम बाइनांस के नाम से जानते हैं, 2017 में लॉन्च हुआ। और अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो तेज, सबसे फास्ट तरीके से और सबसे सस्ता क्रिप्टो करेंसी अगर हमें है तो ये इसके फायदे ये कि सबसे तेज फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकता है, सबसे सस्ते दरों में कर सकता है, कि जहाँ पे 30% का लेन देन टैक्सेस होता है, टैक्स नहीं फीस होती है, वो कम हो जाती है, इजी वे में हो जाती है, 10 से 15 मिनट का। मुझे लगता है कि BTC अगर हम एक दूसरे से वॉलेट पे करते हैं तो 2-5 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम इसको कैसे खरीदे, तो ये सारी चीजें हैं कि भाई आप बाइनांस से खरीद सकते हैं या फिर अलग अलग P2P के जरिए खरीद सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी के। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में थोड़ा सा अलग चल रहा है, और अगर हम देखें तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से वैध या अवैध दोनों नहीं है, मतलब लीगल इलीगल कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो इसको लगभग 2017 आई थिंक 2017 में इसको इलीगल या लीगल टेंडर नहीं बोला गया है, कि भाई आप जबरदस्ती किसी से किसी चीज के लिए क्रिप्टो नहीं दे सकते। भाई अगर वो लीगल हो जाती है तो आप, जैसे अभी फोन पे कोई नहीं लेता दुकान पे जी, तो आप बोल सकते हो भाई क्यों नहीं ले रहे हो, और दूसरे लोग ले रहे हैं तो उनका बिजनेस ज्यादा बड़ा है। तो हम क्रिप्टो में अगर लेन देन कर रहे हैं तो जैसे उनका इच्छा है नहीं ले, हम जबरदस्ती नहीं दे सकते। अगर वो लेना चाहते हैं और हम क्रिप्टो नहीं देना चाहते, हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। ये हो गया लीगल टेंडर, कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उनको लेना है और मुझे देना है तो हम लेन देन कर सकते हैं। इस तरह का वैध है इंडिया में। और क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें 2009 में जैसे लॉन्च हुआ, सतोशी नाकामोटो जो एक गुमनाम व्यक्ति है, उसने अपने कुछ पार्टनर को ये टेक्नोलॉजी देके पता नहीं कहाँ चला गया या फिर किस तरह से आज भी अदृश्य है, कोई न जानता है, न उसकी फोटो है, न कहीं कुछ उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन 8 डिजिट में उसका पहचान है सतोशी के नाम से। 0.80 जो लास्ट का जीरो होता है उसको सतोशी बोलते हैं, या 1 7 जीरो के बाद 1 पॉइंट, जैसे आप मान लीजिए मैं लिख के बताता हूँ, एक BTC बराबर 1.00000 इतना सतोशी आता है। मतलब अगर हम इसको पॉइंट हटा दें तो इतना सतोशी आप बोल सकते हैं, उसके बराबर एक BTC होता है। अगर हम यहाँ पे 1 करें, एक सतोशी हो गया ये। अगर हम इसको 11 सतोशी, तो यहाँ पे जब 1 आएगा तो इतना सतोशी बराबर एक BTC। तो उसी के नाम से सतोशी नाकामोटो का जो नाम है, उनके नाम से ये सतोशी में बोला गया है। और 2018 में जैसे मैंने बताया, RBI ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को लेन देन के लिए रोका था। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था कि आप क्रिप्टो से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबरदस्ती के लेन देन नहीं कर सकते, वो आज भी वैध नहीं है। और 2022 में भारत ने 30% टैक्स और 1% TDS का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स अगर आप क्रिप्टो से बेनिफिट्स ले रहे, कुछ लोगों को नोटिस वगैरह भी आई थी, इसलिए आई थी कि वो क्रिप्टो टैक्स नहीं दे रहे, इसलिए नहीं आई थी। उन्होंने जो प्रॉफिट किया था, बैंक में जो पैसे लेते हैं
उनको उन्होंने बताया नहीं कि हम इसको क्रिप्टो से प्रॉफिट किए हैं। जिन्होंने नहीं बताया उनको नोटिस वगैरह आई है या फिर आते रहेंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट के पास डेटा या रिकॉर्ड जिस भी तरीके से वो लेना चाहे वो लेती है और फिर इस तरह से करती है। क्रिप्टो का इतना बड़ा 2009 में अगर आया बीटीसी 0.2 पैसे से, और आज लगभग 1 करोड़ के ऊपर की रेट वैल्यू हुई है, इसका एक कारण है कि ये कैलकुलेटेड है और इसकी क्वांटिटी सीमित है। 2 करोड़ 10 लाख बीटीसी ही टोटल मार्केट में आते हैं। पहले ये पूरे 2 करोड़ 10 लाख मार्केट में एक ही दिन में नहीं आ गए। फर्स्ट डे से 50 बिटकॉइन हाल्विंग के जो माइनर्स होते हैं, माइनिंग के थ्रू आना है टोटल, तो 50 बीटीसी हर 10 मिनट में आना शुरू हुआ फर्स्ट डे से। अब जब 50 बीटीसी हर 10 मिनट में आ रहा था, उस समय एक दिन में यानी 24 घंटे में 10 × 6 यानी 1 घंटे में 300 बीटीसी और 24 घंटे में 300 × 24 करें, फिर वो 30 दिन इंटू 30 दिन, फिर उसके बाद 1 साल, ऐसे करके 4 साल में जितने बीटीसी आए। और जैसे ही नेक्स्ट हाल्विंग एक पीरियड होता है हाल्विंग का, हर 4 साल में आधा होना। बीटीसी जैसे ही 4 साल पूरा हुआ, 2012 में पहली बार हाल्विंग हुई, तो जहां पे 50 बीटीसी हर 10 मिनट में आ रहे थे और यूजर 0 थे। 0 का मतलब 2, 4, 5, 10, जो मतलब कह सकते हैं कि इसके सपोर्ट करने वाले या इसको माइनर करने वाले तब कोई यूजर नहीं था, ऐसे मान लीजिए। और जैसे ही 4 साल बाद हाफ हुआ, यानी आधा बिटकॉइन आना शुरू हुआ, यानी 50 का आधा 25, वहां पे कुछ लोग आना शुरू हुए, समझना शुरू हुए, और फिर वहां से सप्लाई ज्यादा आ रही थी और लोग नहीं थे। फर्स्ट हाल्विंग के बाद लोग आना शुरू हुए, सप्लाई जो है आधी हो गई। डिमांड और सप्लाई पे इसके रेट्स होते हैं या फिर इसकी डिमांड बढ़ती है, रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो कहीं न कहीं जब सप्लाई आधी हुई यानी कम हुआ और लोग फिर ज्यादा आना शुरू हुए, तो लोगों के पास बिटकॉइन पहले 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे करके रहना शुरू हुआ, और वही लोग आज हमेशा के लिए मिलेनियर और बिलियनियर है। तो 2012 से फर्स्ट हाल्विंग में 25 बिटकॉइन होना आना शुरू हुआ हर 10 मिनट में, और 16 में उसका आधा हो गया, यानी लगभग 12.5 बिटकॉइन हर 10 मिनट में। 16 के बाद 20 में अगली हाल्विंग हुई, 12.5 का आधा यानी 6.25 बीटीसी हर 10 मिनट में आना शुरू हुआ, और वहां पे लाखों लोग यूजर्स बन गए इसके, और जिससे 2 रुपए की चीज लाखों में पहुंच गई। 2020 के बाद जब 24 में हाल्विंग हुई, तो 3.125 बीटीसी अब हर 10 मिनट में आज के दिन माइनिंग होके आ रही है, और जहां पे करोड़ों यूजर्स हैं जो 2 रुपए की चीज को 1 करोड़ को क्रॉस कर गई, यानी $1,11,000 पे टच किया आज के डेट में, तो कहीं न कहीं इस वजह से बीटीसी की हाल्विंग है कि जो 2020 में 3.125 बीटीसी हर 10 मिनट में आ रहे हैं, और जहां पे इसके लगभग करोड़ों यूजर्स हैं जितने भी हो, यदि यही 2024 में, सॉरी ये 2024 है, और तो अगले हाल्विंग कब है? 2028 में। यहाँ पे कितना होगा? 1.6125 शायद, है ना? इसका आधा। यस। अब जितने भी बिटकॉइन हर 10 मिनट में इतने आ रहे हैं, इसके 4 साल बाद इसके आधे हो जाएंगे, फिर इसके 4 साल बाद लास्ट का जो बीटीसी आएगा 2140 में, यानी 0.000001, यानी ये जो सतोशी में जब आएगा, अभी कितने में आ रहे हैं? हर 10 मिनट में इतना आ रहे हैं। ओके। लेकिन जब लास्ट का जो बिटकॉइन यानी 21 मिलियन, टोटल सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन, यानी 2 करोड़ 10 लाख, यानी जो लास्ट का बीटीसी आएगा उसको आने के लिए 2140 तक समय लगेगा। तब तक हम कहाँ रहेंगे पता नहीं, लेकिन ये बीटीसी तब लास्ट में आएगा, और उस समय क्या रेट होगा पता नहीं, क्योंकि अभी करोड़ों में है। आज के डेट में
इसी 2024 चल रहा है, 19.85 मिलियन आ चुका है, जिसमें से लगभग 4 मिलियन बीटीसी आज भी गायब है। मतलब वो किसी के वॉलेट में है, जो पता नहीं है, भूल गया है, फेंक दिया है, जिसने विश्वास नहीं किया उस समय, वो अरे बिटकॉइन कुछ नहीं है, ऐसे भी 100, 200, 500, 1000 में ले लिया, ऐसे करके 4 मिलियन लगभग गायब है, जिसमें से 14 से 15 मिलियन ही जो है मार्केट में सप्लाई हो रही है। और उसमें भी 14 से 15 मिलियन सप्लाई में भी दुनिया का यदि 100 रुपए लगा है, तो जिसमें से लगभग 68% फंड सिर्फ इस अकेले एक बीटीसी पे लगा है, बाकी के कॉइन्स पे है सारे। इतनी तगड़ी करेंसी है बीटीसी। अब बीटीसी का अगर हम देखें, इथेरियम में भी तो यही 68% इसमें गया, कुछ 15 समथिंग इथेरियम में है, बाकी 2 से 2.5% बीएनबी है, सोल में है 2.5 से 3%, इस तरह से बाकी 0.0001% में ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो लगभग 10,000 से ज्यादा कॉइन्स है जो अच्छे प्रोजेक्टेड है, जिसमें से 90% तो ऐसे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि लोग डेली कॉइन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अभी आप सभी के साथ में क्रिप्टो की अगर बात करें तो बहुत सारे कॉइन्स को लेके आपको स्कैम हुआ होगा। तो वो कॉइन अभी इसको आने के लिए लगभग 20 से 30 साल पहले की मेहनत थी। अब अगर कोई कॉइन आज भी मतलब डेली कोई ना कोई कॉइन लेके आ रहा है, ये कॉइन है, इसका हम फला डेट को, वो पूरा रोड मैप होता है कितना लाना है और कितना बांटना है। उनका सप्लाई भी वो फिक्स करते हैं और उसको कितने रुपए में बेचना है वही फिक्स करते हैं, और एक टाइम होता है वहीं तक बेचेंगे। उसके बाद वो जब आपकी बारी आएगी, क्योंकि वो स्टेकिंग करवा देते हैं कि उस बीच में जब हम बेचेंगे तब आप नहीं बेच सकते, जब आपकी बारी आएगी बेचने की तब कोई खरीदने वाला नहीं होगा। क्योंकि कोई भी करेंसी का जो ग्रोथ होती है ना, वो क्राउड में होती है कि भाई कितने लोग किस एक्सचेंज पे, कितने लोग हैं, एक्सचेंजों के हिसाब से उसकी वैल्यू सेट होती है। अगर हम बाइनांस की बात करें तो टोटल यूजर बाइनांस के है लगभग 260 मिलियन ग्लोबली, 260 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, अब 260 मिलियन इंटू 10 कर दीजिए। अगर इंडिया में हम बात करें तो 27 मिलियन प्लस यूजर है बाइनांस के। कितने हैं? 27 मिलियन। है कोई ऐसी कोई कंपनी है जो नेटवर्क के जरिए या फिर इस तरह से इतने यूजर किसी के पास हो? किसी के पास नहीं है। जब बाइनांस पे अगर इतने यूजर है तो कहीं न कहीं ये होल्डिंग भी करते हैं, खरीद भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और कहीं न कहीं उस कॉइन को, मतलब बाइनांस पे अगर कोई कॉइन लिस्ट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर तरीके से वैल्यू भी बढ़ेगी, तो समझ में आ जाएगी। और हाल्विंग का ही रीजन है, बिटकॉइन 2 रुपए से 1 करोड़ पे गया है। और अब हम देखते हैं कि बाइनांस, अभी लोग सबके बाइनांस अपडेटेड है, तो अब वापस से किसी किसी के पहले पैन कार्ड नहीं लगा था, अब जिनके जिनके पैन कार्ड नहीं लगा था या सभी के अपडेट में वो सारी चीजें ले रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं नजर भी सबकी लगी है कि भाई डेटा चाहिए, या फिर इस तरह से बीच में जब बैन हुआ था बाइनांस, फिर भी हमारा काम चल रहा था, तो इसलिए अब सबको देना पड़ेगा। बाइनांस की अगर हम बात करें, हर एक्सचेंज का प्रूफ ऑफ रिजर्व होता है। अगर हम प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात करें तो बाइनांस के पास उतना प्रूफ ऑफ रिजर्व है कि जितना लोगों का फंड है। इसलिए बाइनांस जो है, बाइनांस आज तक मार्केट में इसलिए ट्रस्ट बना हुआ है कि 260 मिलियन इसीलिए यूजर है। प्रूफ ऑफ रिजर्व में साबित किया है कि बाइनांस के पास फंड्स कितने हैं यूजर के, 5,75,000 बीटीसी लोगों के हैं बाइनांस के पास। कितने हैं? 5,75,000 सिर्फ बीटीसी की बात करें। लेकिन रिजर्व कितना है बाइनांस के पास? 5,82,000 बीटीसी है। मतलब जितना यूजर का फंड है उतना, उससे ज्यादा बीटीसी बाइनांस के पास है। वो बीटीसी पहले से नहीं रखा था, हम सभी के ट्रेडिंग कमीशन से
उसकी कुछ ग्रोथ, कुछ इन्वेस्टमेंट या इस तरह से होती है, धीरे धीरे खरीदता रहा शुरू से लेकर 2017 से अब तक उसकी होल्डिंग, उसका रिजर्व लगभग 101% की है। मतलब आपका 10 रुपए है तो बाइनांस के पास 10 रुपए 10 पैसे है, क्योंकि वो कल को कुछ हो आपका फंड या आप निकालना चाहे एनी टाइम 5,75,000 BTC कभी भी निकाल सकते हैं, फिर भी उसके पास फंड्स पड़ेगा, बचा रहेगा। इथेरियम की बात करें 4.1 मिलियन यानी लगभग 41 लाख इथेरियम लोगों का है, जो कि 43 लाख इथेरियम उसका खुद का उसके पास है। ओके, इसलिए बाइनांस के पास इतने यूजर है, यानी लगभग 104% का। ये जब 100 से नीचे आता है ना तो समस्या होती है। बाकी के एक्सचेंजों के पास 10% भी नहीं है। अगर हम बात करें यूएसडीटी की तो 18.5 बिलियन यूएसडीटी लोगों के हैं जो कि बाइनांस पे है, लेकिन उसमें से 19.1 बिलियन यूएसडीटी यानी 103% फंड उसका खुद का है। बीएनबी की बात करें 34 मिलियन लोगों के हैं, जो कि 35 मिलियन बीएनबी यानी 102% यानी 2% एक्स्ट्रा लोगों के फंड से 2% एक्स्ट्रा। अगर कल को बीएनबी या बाइनांस किसी प्रकार से हैक होता है, या बाकी के एक्सचेंजेस क्या करते हैं, या तो हैक हो जाए या तो हैक करवा देते हैं। अभी कॉइन बेस हुआ था, अभी इसके पहले वजीरक्स जी खत्म हो गया। वो मतलब आप ले भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का है और इंडिया वाले तो ऐसे इसीलिए तो बदनाम है, मतलब उनकी नियत ही वैसी है। अगर इस बंदे की इतना फंड देख के बंद करें तो आप ये मान लो कि क्रिप्टो कहीं न कहीं बंदी हो जाना है। अगर क्रिप्टो कोई पूछता है कि यार एक कब बंद होगा, आप मान लो कि ऐसे 2-4 चीजें हैं, अगर पूरी देश इसको बैन करे जैसे 2018 में चाइना ने किया था तो बंद हो सकती है, या फिर बाइनांस हैक हो जाए या लोगों के फंड ले जाए या बंद कर दे एक्सचेंज, तो शायद क्रिप्टो बंद हो सकती है। बाकी क्रिप्टो जब तक इंटरनेट है कभी बंद नहीं हो सकती, और इंटरनेट रहने वाला है। ये चीजें हैं। रिजर्व रेशियो है 100% प्लस होना चाहिए, जो कि बाइनांस के पास है, उसने प्रूफ किया है। और ये एक ऑडिट होती है, फर्म होती है जो एक्सचेंजों की ऑडिट करती है। बाइनांस अभी सबसे ज्यादा रिजर्व वाला एक्सचेंज बना है। यूजर्स इसको आप एक वेबसाइट है binance.com/en/proof of reserve, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। उनके डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें जो उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व में ऑडिट में सबमिट किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। और क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने बताया कि कब तक चलेगी, एक तो इंटरनेट जब तक है, दूसरा कोई देश, सभी देश अगर इसको मिलकर बैन करेंगे तो बंद हो सकती है, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है क्रिप्टो करेंसी में एक उछाल आने की, जो एक बहुत बड़ी ETF जो हुआ है लॉन्च, उससे बिटकॉइन इतनी तेजी में, या क्रिप्टो जो भी ETF आए हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनियां ETF के जरिए क्रिप्टो में कूद गई। जिन्होंने बोला कि क्रिप्टो कुछ नहीं है वो भी आज होल्डिंग रखता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम 25-30 की बात करें तो लगभग 2025 तक 1 से 1.5 लाख हार्डनिंग और ETF डिमांड के कारण BTC के रेट हो सकते हैं। और इथेरियम डैप्स NFT मेटावर्स के विकास से लगभग 10 से 20 हज़ार तक पहुंच सकता है। बाकी के कॉइन्स हैं जो कि लगभग 90% ऐसे कॉइन्स हैं जो कि फेल हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। 10,000 में 90%, हम टॉप के 50 कॉइन में डील कर रहे हैं। मेन कॉइन्स या फिर ऐसे छोटे कॉइन्स जो 10, 20, 25, 50, 100, 200% किसी एक दिन में बढ़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो नीचे भी आते हैं। हमें ट्रेडिंग करने के लिए 3 कैटेगरी चूज करना पड़ेगा: लो रिस्क लो प्रॉफिट, मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। कुछ लोग बोलते हैं कि 90% हमारा फंड माइनस में है, आपने 90% प्लस भी लिया था, हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला कॉइन आपने चूज किया है, जिसमें मीम कॉइन्स या फिर छोटे कॉइन्स, सस्ते कॉइन्स भी आते हैं। लो रिस्क लो प्रॉफिट का मतलब ये होता है सिक्योर है BTC, इथेरियम, ये 2 कॉइन ऐसे होते हैं कि भाई कम प्रॉफिट आएगा लेकिन कंसिस्टेंटली आएगा, फंड आपका सेफ रहेगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। 10 से 20% की सेटिंग लेके इजी वे में, जिसको साल का 50% चाहिए या साल का बिना कुछ गंवाए 20 से 30% चाहिए सब कुछ काट के, तो वो कहीं न कहीं ये कॉइन्स उनके लिए ठीक है।
वही मीडियम रिस्क में जैसे हम बीएनपी की बात करें, सोल की बात करें, चेनलिंक की बात करें, अच्छे कॉइन्स है जो सारे सारे है यहाँ पे। लाइट कॉइन है, वजीरक्स का हटवा देना सर अब आगे से, ये आ गया है, अभी भी चल रहा है साथ में, तो ये हटवा देना। बाकी पैनकेक स्वेप है, डोज है, डोज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट में ये भी है, शिबा इनू है, 1000 सेट्स है, एआई है, अच्छे प्रॉफिट देते हैं या दिए हैं पहले, महीने महीने में डबल हो जाते थे। अब वही जैसे जिस रेशियो में ऊपर गया उसी रेशियो में नीचे आया, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। अभी जैसे 1000 सेट्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे लोगों के फंड्स लगे हैं, ये लगभग 4000 यानी 0.30 इस रेट पे लगे हैं, किसी के 3 पे लगे हैं, किसी के 2 पे लगे हैं, कोई 1 पे लगा है। आज के डेट में इसकी रेट है लगभग 390 या 400 पकड़िए, मतलब 1 0 ये बढ़ गया, और यहां से ये 700 या 800 कभी भी चला जाता है, हर दूसरे तीसरे महीने में उछाल मार जाता है। अब किसी के $1000 यहाँ पे लगे हैं, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पे $200 समथिंग, यानी लगभग 80-90% का लॉस चल रहा है। क्लियर, ये सही चीज है। यस। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम यही $200 फिर से नया अगर लगा देते हैं और ये 700 या 800 पे आता है, तो कहीं न कहीं ये $400 का प्रॉफिट यानी $200 प्लस करके जाता है। अब ये 2-3 बार हो गया, तो पुराना जो $700-800 का फंड लगा हुआ है माइनस है, वो हम नीचे से लगा सकते हैं। लेकिन लोग डर जाते हैं, कितना पहले 1000 का सपोर्ट लेवल था, अब वो मुझे लगता है 300 से 400 के बीच में, इससे नीचे 300 के नीचे तो नहीं देखा गया है, 300 के नीचे भी चला गया, 300 के नीचे 1-2 मिनट के लिए गया होगा, 1-2 मिनट के लिए कभी अगर गया होगा तो सडनली ऐसे डंप हुआ होगा 1-2 मिनट के लिए, मतलब वो लोगों को खत्म करने के लिए होता है, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उस तरह से होता है। लेकिन सस्टेन कर रहा है 300 से 400 के बीच में, स्टेबल चल रहा है, और मुझे लगता है कि 2 बार जा चुका है, 690-700, एक बार अभी आप ही के टाइम पे तो 810 गया था, 250 से 810 यानी लगभग 3 से 4 गुना। तो कहीं न कहीं 70%, 80%, 75% किसी का 1000 पे लगा है तो 300 पे आया, तो वो भी लगभग 30 से 40%, 70%, 60% इस तरह से माइनस में है। लेकिन हम नया फंड लगा के हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लोगों के माइंड में ये डर होता है कि हम नया फंड कब तक लगाएं, किस तरह से लगाएं। देखो, 2 चीज देखनी होगी, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, किसी कंपनी को नहीं दे रहे हैं महीने महीने, या लोग एसआईपी करते हैं। अब एसआईपी पे क्या होता है कि क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा उसकी वैल्यू पता चलती है, लेकिन वो कहाँ लगाया नहीं पता चलता है, जो आज के डेट में म्यूचुअल फंड या इस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पे आप समय समय पे फंड्स को लगा के, भाई अब ये $200 जो हम नया लगा रहे हैं, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई 1000 में सबसे बड़ी चीज है क्वांटिटी जो होगी, मान के चलो आपको 50 लाख कॉइन मिला था, अब यहाँ पे कितना मिलेगा उसका, शायद 5 करोड़, क्योंकि इतने नीचे आ गया रेट। अब ये 5 करोड़ क्या होगा कॉइन, अगर हम इसको 700-800 में करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट इसी को कवर करेगा और इसको रिकवर करेगा एक पुराने वाले को। ये चीज इससे भी निकल जा सकते हैं। क्रिप्टो का देखो, स्पॉट में हम जीरो नहीं होने वाले, ये आपका क्वांटिटी ऑफ रेशियो पॉइंट का ये कम नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि अच्छा, सबके माइंड में ये रहता है कि हमारा यूएसडीटी हमने 1000 डाला है, वो अभी 200 हो गया है, ये समझते हैं कि हमारा 800 लॉस हो गया है। लेकिन जो क्वांटिटी इस 1000 में मिली है, मान के चलो हमने अगर 1 बीटीसी लिया होगा, तो वो 1 बीटीसी आज भी 1 बीटीसी है, $1 लाख पे चल रहा है। अगर वो 10,000 पे आ जाए, 1 बीटीसी हमारा कम नहीं हुआ है, वो एज इट इज है। बाकी के मार्केट्स में क्या है, या इन्वेस्टमेंट कंपनी जब वो देना नहीं चाहती, वो भग जाती है, आपका फंड्स लूज हो जाता है। हाईटेक वो बोर्ड में आने के बाद भी लोगों ने अलग अलग जगह पे फंड्स, जो कि अब कभी मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे तो एज इट इज जैसे मार्केट रिकवर करेगा वो आपको यहाँ पे दे जाएगा। हर कॉइन का एक टाइम होता है। अगर आप देखोगे, अगर कोई कॉइन यहाँ से लेके यहाँ पे आई है, 2 से 3 साल में फिर वापस यहाँ पे जाती है। लेकिन इसी बीच में लोग जैसे यहाँ पे आए, लोग निकलना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। भाई 2 से 3 साल, जैसे हमने साइकिल बताया कि हाल्विंग का पीरियड, एक हाल्विंग का दूसरा हाल्विंग का पीरियड होता है 4 साल का। तो अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 4 साल का टाइम लेके रहेगी, भाई उसमें सीखने को मिलेगा। हाईटेक बोर्ड 2022 में लॉन्च हुआ,
तो कम से कम 2021 में नहीं हुआ, तो वहां पे जो लोग थे 2021 में पैसा बनाए, लेकिन 2022, 2023, 2024 और 25 भी समझ लीजिए, अभी भी डाउनफॉल में ही है। सिर्फ बीटीसी, बीएनबी, इथेरियम सोल को छोड़ के, 3 से 4 कॉइन को छोड़ के बाकी सारे कॉइन्स अपने लगभग 80-90% डाउनफॉल में है। अब आप बताओ इस टाइम पे पैसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए भाई, जब आप सस्ते में कॉइन मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, तो आप क्यों छोड़ रहे हो उस चीज को? यस। फिर हम सोचते हैं यार ये जीरो ना हो जाए। भाई जीरो नहीं होगी। अगर बीटीसी आप मानते हो जीरो हो जाए या फिर सोल, इथेरियम ये जीरो हो जाए, तो लोगों का क्या होगा? आज ग्लोबली बीटीसी चलता है, जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट रन करता है, मूव करता है, अप एंड डाउन करता है, कहीं पे बीटीसी पे भी इम्पैक्ट आता है। और बीटीसी ही एक ऐसा कॉइन है जो सबको होल्ड करके या सपोर्ट करके पूरे मार्केट को चल रहा है। तो ये चीज है। इससे इस समय आपका पैसा यदि नहीं है आपके पास, तो कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं, काम भी नहीं करते हैं, यार हमारा तो 1000 का 200 हो गया है, अब इसका लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इसका भी कहीं 200 का 20 ना हो जाए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर हमारा $1000 का 200 हुआ है, यानी जो 1 साल पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 साल पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000 किए हैं, लेकिन अब उनका 1000, 2000 या 3000 का फंड है आज के डेट में। यानी हम एक प्रॉपर समझते हैं कि इस सीन में क्या करना है। यानी हम अगर किसी का $200 से, नए लोगों के ट्रेड हम लगवा रहे हैं, तो अगर हम 200 का ट्रेड लगवा रहे हैं और ये हमारा जैसे 200 से 1000 पे जाएगा, तो हमारा क्या होगा? सिर्फ रिकवर होगा, क्योंकि हमने नया फंड तो डाला नहीं है। अगर हम नया फंड डालते तो नया वाला 200 हमारा या हमारे लोगों का, नया फंड क्या करता? 1000 पे जाएगा तो वो 5 गुना देगा। या नए लोगों का वो प्रॉफिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा। भाई जो नया फंड आज के डेट में जो ट्रेडिंग, मान के चलो आज सोल 140 पे है, मैंने 290 पे लिया है। अब जो अब मैं सोचूं कि यार ये तो मेरा तो 290 पे लिया था, अब 140 पे आ गया, जाने दो, अब किसी को नहीं खरीदवाऊंगा। लेकिन वो खरीदवाता कब है? जैसे उसके 140 से 200 पार जाएगा, 270 पे जाएगा, तो उसके ही लोग उसको जबरदस्ती यार मेरा भी लगा दो, तब वो आता है पता नहीं कहां से, पैसा भी आता है, सारी चीज आती है, फिर जहां से हम उलझे हुए होते हैं, फिर वहां उसको उलझाना शुरू कर देता है। लेकिन जब 200, 130, 140 पे, यानी जहां पे आज है, हम आज के डेट में उसको ये नहीं बोल पाते, क्योंकि हम प्रेशराइज रहते हैं कि हमारा फंड बहुत सारा माइनस में है, हम दूसरों का क्यों लगवाएं। भाई प्रेशराइज तो वहां रहना चाहिए जब किसी को पैसा देना होता है। भाई आपका फंड डबल होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, लेकिन हमारा फंड रिकवर होगा। तो ये चीज होगी कि आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि कम से कम लोगों का तो भला करो। और ऐसा सिस्टम दिया है सिस्टम ने कि कम से कम उसके प्रॉफिट का 2 से 5%, 10%, 11%, 12% तक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बाइनांस के बारे में और किसी को कोई समस्या या फिर इस तरह से कोई चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। बाकी मैं नोट्स है मेरे, ये सारे आपको ग्रुप में या फिर इस तरह से सबको मिल जाएगी, पढ़ना पड़ेगा एक बार। क्रिप्टो के बारे में अगर जानकारी है, मैं ऐसे बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे तो कुछ भी नहीं ऑब्जर्वेशन होगा। बोलने के लिए तो 2-3 घंटे का समय चाहिए, जो कि अभी जी सर हाँ बीटीसी माइनर के पास रहता है। और माइनर्स क्या करते हैं, जैसे जेनेसिस माइनिंग है जो फर्स्ट बीटीसी की माइनिंग कंपनी थी, अभी तो 3 ऐसे बड़े माइनर कंपनियां हैं जो इसको माइन करती है, और बहुत सारे माइनर्स। उसमें क्या होता है, हैश पावर होती है। आप छोटे से लेके बड़े माइनर्स, यानी जितने बड़े ग्राफिक्स के माइनर्स आप लेते हैं, बीटीसी का माइनिंग सेटअप मतलब ठंडी जगह पे होती है, जो बड़ी कंपनियां होती है, जिसको मतलब कैसा होता है कि जब बीटीसी लॉन्च हुआ ना, तो सबसे पहले जैसे खेती करना है, आलू लगाना है, आलू के लिए पहले खेत तैयार करना पड़ता है, तो वैसे बिटकॉइन को लॉन्च करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से माइनिंग सेटअप तैयार किया गया कि भाई कल को बीटीसी आएगा कहाँ से। तो वो जेनेसिस माइनिंग करके है, और 2 कंपनियां हैं, आप गूगल में करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो वहां से आती है, वो सीधे जो माइनिंग करते हैं, वो रिवार्ड के रूप में उनको जैसे ट्रांजेक्शन होती है माइनिंग की, 50 बीटीसी हर 10 मिनट में था, तो वो पूरे के पूरे ब्लॉक में आते थे, उनके वॉलेट में आते थे। उस वॉलेट से जब वो बेचना शुरू किए,
जैसे 3 लोगों के पास थे शुरू में, अब वो बेचना शुरू किए। जैसे पहले क्या होता था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, एक बीटीसी दे पिज्जा देंगे, 2 पिज्जा लिया गया जिसमें 10,000 बीटीसी दिया, और उसने उसको ये बोला कि भाई ये बीटीसी जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम दुनिया का बहुत अमीर आदमी रहेगा। तो उसको समझ नहीं आया, उसको सोचा कि यार 2 पिज्जा दे दो इसको, ये जान खा रही है तो समझ नहीं आ रही है, उसने उसको दे दिया। अब वो 10,000 बीटीसी उसके पास आया, उसने फिर क्या किया, कुछ बीटीसी बेचा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बीटीसी आए। बीटीसी ने क्या किया, भाई कोई कंपनी आती है ना अपना प्रमोशन के लिए, तो बीटीसी ने एमएलएम नहीं तैयार किया कि भाई आप आ जाओ, 2-2 बीटीसी मिलेंगे, फिर आप 2 लोगों को लाओगे तो 4 बीटीसी मिलेगा। अगर इस तरह से बांटता तो आज 21 मिलियन कम पड़ जाता, मतलब वो कब के बढ़ गए होते। उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, और वो पहली ट्रांजेक्शन की वजह से लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि इससे हम कुछ चीजें ले सकते हैं, तो वो फिर लोगों के पास आया। एक्सचेंजर के पास कहां से आया, उन्होंने उनसे खरीदा। भाई आज क्रिप्टो का कोई कॉइन लॉन्च लेके आता है ना आपके पास कि यार ये कॉइन है, हम लॉन्च कर रहे हैं इसको, 6 महीने बाद अभी ले लो, नहीं तो बाइनांस पे लॉन्च करेंगे तो बहुत फिर लेट जाएगा। एमएलएम का कोई भी कॉइन बाइनांस पे नहीं आता, ये पहली क्राइटेरिया है, तो वो आना ही नहीं बाइनांस पे, झूठ बोलते हैं कि आएगा। और आज तक कोई ऐसा कॉइन बता दो जो आया हो। इंडिया में एक सफल कॉइन था वजीरक्स, जो अभी असफल हो गया, क्योंकि उसने भी उसके भी दिमाग में आ गया कि यार लालची होते हैं ना, जो लालच कि अब तो बहुत है, 230 मिलियन फंड्स लोगों के, यही तो मेरी जिंदगी चल जाएगी, तो उसने बंद किया, उसको चलाना ही नहीं चाहा, ऐसे मान लो कुछ डर से या कुछ लीगल एक्टिविटी से या फिर इस तरह से, तो वो खत्म हो गया। तो वो जबकि एमएलएम के जरिए नहीं था, तो वजीरक्स पे गया था। इंडिया का पहला कॉइन जो बाइनेंस पे गया था वो वजीरक्स था, बाकी और कोई कॉइन है नहीं। तो हाँ जी सर, वजीरक्स एक्सचेंज था, कॉइन भी था जो इंडिया का था, और वो एमएलएम में नहीं था, इसलिए बाइनेंस पे गया था। तो बाकी के कॉइन जितने भी इंडिया में एमएलएम के जरिए आए हैं वो नहीं है और आएंगे भी नहीं। और बाइनेंस पे नहीं आने का मतलब है ना कि उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉइन को जैसे उनके सॉफ्टवेयर में बनाना होता है, कॉइन तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है आज के डेट में। अब वो बोलते हैं कि हम इस कॉइन को, एक क्वांटिटी सेट होती है, मान के चलो 100 मिलियन कॉइन है, अब उसको क्या सेट करते हैं कि इसको हम 10 मिलियन 100 रुपए में बेचेंगे। ये 100 रुपए का रेट कौन डिसाइड करता है, वो यूजर या जो मालिक होता है वो डिसाइड करता है कि 10 मिलियन कॉइन हम इसको इस रेट में बेचेंगे, या फिर फला डेट को इसकी 200 रुपए रेट कर देंगे। वो रेट डिसाइड कौन करता है, मालिक। अब जैसे बिटकॉइन के भी जो मालिक, मतलब मालिक समझ लीजिए, जिनके पास, जिन्होंने करोड़ों रुपए का 2008 के पहले माइनर लगाया है, तो उनको कॉइन्स आ रहे हैं, उनके पास इकट्ठा हो रहे हैं वॉलेट में। आप भी माइनर लगा सकते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख देके, जितने बड़े ग्राफिक्स रहेंगे उतना ज्यादा कॉइन आपको रिवार्ड में मिलेगा, क्योंकि आप माइन कर रहे हो। और वो रिवार्ड्स आप किसी भी एक्सचेंज को बेच सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बीटीसी उनके पास जाता है। लेकिन इनका क्या है, कोई माइनिंग नहीं रहती है, ये सीधे नंबर्स ऑफ क्वांटिटी रहता है। वो लोगों को 100 रुपए का रेट में दिया, फिर 200, फिर ऐसे करके वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे उनको 100-200 करोड़ की फंडिंग हो गई, वो सीधे क्या करते हैं, कहीं कोई एक्सचेंज पे नहीं आना है, और तब तक वो 1-2 साल का टाइम होता है ना स्टेक करने का। जो आप 100 रुपए के रेट में खरीदते हो ना, ये ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया और आप तुरंत इसको बेच दो, क्योंकि अगर आप तुरंत बेचोगे तो खरीदेगा कौन, अब जो मालिक है वो तो खरीदेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 20 महीने के लिए लॉक कर देते हैं, आप ताकि बेच ना पाओ। और जैसे ही 1-2 साल में फंड इकट्ठा हुआ और आपका कॉइन अनलॉक हुआ, आपका कॉइन बेचने के टाइम आया, फिर वो, अब आपको तो 100 रुपए 200 300 500 में दिया है ना, यानी $10 $5 $20 $1 $2 में दिया है। अब वो कॉइन जब आपकी बारी आई, मान लीजिए यही कॉइन अब पूरा नहीं बेचा, मान के चलो आधा बेच दिया, 50 मिलियन। अब 50 मिलियन वो खरीदेगा कौन, या तो आप जैसे ठगे गए हो ऐसे लोगों को लाओ, अपना कॉइन उनको बेचो। कितने में बेचोगे, अब आपने 100 रुपए में लिया है, अब आप उनको 500 में बेचो, तो वही आपको प्रॉफिट होगा। या कुछ लोग करते ये है कि स्टेटिंग में कुछ परसेंटेज देते हैं हर महीने, जैसे 200% आना है कॉइन, यानी आपने 1 लाख दिया, 2 लाख कॉइन आने हैं, तो 1 लाख जो कॉइन एक्स्ट्रा होगा ना, वो महीने के महीने परसेंटेज में आएगा, उसको आप
100-200 या करंट रेट में जब बेचोगे ना तो ये यही लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट में रहता है 100-200 पॉइंट। उनको खरीद रहे, जब वो खरीदेंगे नहीं ना तो उनका आगे दुकान ही बंद हो जाएगा, अरे यार ये तो बिकता ही नहीं है। सही। वो 1-2% तो ऐसे खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास फंड तो पूरा पड़ा है, और उस फंड से वो क्या करते हैं, जो आपका पैसा लेते हैं ना वो अपना कॉइन बेच के, उससे वो क्या करते हैं, बीटीसी खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं, सोल बीएनबी खरीदते हैं, मतलब अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ मतलब नहीं है कॉइन का, कल को हमें उल्टा देना पड़ेगा। ये वेबसाइट ये खुल नहीं रही है, वो सारी चीजें आ जाती है, ये खत्म हो जाता है, और हमारा जब बेचने का टाइम आता है अगर चालू भी रहता है तो पैसों के भाव होता है रेट, जो 10, 20, 25, 50, 100 डॉलर का होता है ना, तब वो 10 सेंट, 5 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, ताकि उनको फिर वो खरीद सके। भाई तब लोग लीडर क्या बोलते हैं, अरे जो लाइव रेट है वही रेट है। उस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोग समझिए और जानिए कि आपके पैसे से वो क्या ले रहे हैं, बीटीसी, और आप क्या ले रहे हो जिसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझना होगा क्रिप्टो के बारे में। और सबसे बड़ी चीज है कि इन सभी से बचाना। यस। अगर हम बात करें 2022 से या हाईटेक बोर्ड में जब से आए हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग आगाह करते हैं, क्योंकि हम लोग ने कमिटमेंट कर लिया है कि जो लोग फार्मूला अपनाते हैं कि आपके पैसे से वो अच्छे कॉइन खरीदेंगे, हम अपने पैसे से उनके कॉइन में ना डाल के अच्छे कॉइन्स खरीद लें। आपका पैसा आपके पास भी रहे, जब ग्रोथ हो बढ़े तब आप बेच दो। ये चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट जो कहीं पे भी रहे, अगर ये यहाँ पे आ गई है, जो जैसे मैंने बनाया, अगर आप 2 साल 2.5 साल का ग्राफ देखेंगे ना तो ये ऊपर भी जाती है। अभी 2021 में हाईएस्ट क्या था बीटीसी का, लगभग $69,000, और 2022-23 है ना, जी। ये गिरते गिरते कितना आ गया था, 16,000। 15,300 कुछ समथिंग आया था कि नहीं आया था? जी। जैसे हार्डविंग हुई 2024 24 में, 19 अप्रैल। हार्डविंग के जस्ट पहले इस बार एक अलग देखने को मिला है। हर बार क्या होती है, हार्डविंग से नेक्स्ट ईयर कॉइन एक अपना अलग रिकॉर्ड बनाता है। जैसे अगर आप मान के चलो 2012 में, 2008 में लॉन्च हुई, तो 2012 में मार्केट एक अपना अलग रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया। फिर 2016 में हार्डविंग हुई तो 2017 में मार्केट अपना एक रिकॉर्ड बनाया। 2020 में हार्डविंग हुई तो 2021 में मार्केट एक अपना अलग रिकॉर्ड बनाया, जो कि ये रिकॉर्ड था। इस 24 वाले में क्या हुआ कि हार्डविंग होने से पहले ही बीटीसी 15,000 से उठ के 70,000 का था। 70-71 हजार के, यानी अपना पुराना रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड सही है। कर दिया। लेकिन हार्डविंग के बाद, शायद हार्डविंग के पहले ही $1,00,000 को क्रॉस कर गया था, है ना, हार्डविंग के पहले $1,00,000 क्रॉस कर गया था। लेकिन हार्डविंग के बाद $1,11,000 अभी तक है, जो कि अभी अपना हाई अगर मान के चले तो है, लेकिन बुलरन के हिसाब से वो हाई है नहीं, क्योंकि वो हार्डविंग से पहले ही 2-3 कॉइन इथेरियम, बीएनबी, इथेरियम का लोवेस्ट कितना था जब ये बीटीसी 15,000 पे था, इथेरियम का लोवेस्ट $140 के आसपास था, शायद $142। इथेरियम की हम बात करें तो $700 से $800 पे आ गया था। लेकिन जब ये 1,00,000 की क्रॉस किया तो इथेरियम वही आपका 7 से 8,000 गया। बीएनबी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, लेकिन अभी कोई कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से नहीं गया है, कोई भी कॉइन नहीं गया है ऑल्ट कॉइन। सबसे बड़ी चीज है कि ये कब जाएंगे। देखो जैसे अभी बीच में आया था कि चलो यूएस प्रेसिडेंट अगर अमेरिका का ट्रम्प आता है तो वो क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है, और एलन मस्क जैसे लोग या फिर और बड़े बड़े लोग क्रिप्टो को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ऐसी सारी चीजें हुई। अब आज के डेट में एक नया चीजें चल रही है, लोगों से खेला जा रहा है, वो चीजें अपने चर्चा में कभी ये उनके ऊपर कभी वो उनके ऊपर मार्केट को इधर उधर किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं फ्यूचर पे भी, फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि प्रभाव पड़ता है, ग्लोबली मार्केट में पड़ता है। लेकिन इन सब को देखते हुए अगर हम बात करें बीटीसी का, 1 लाख से 1,10,000 के बीच में ही चल रहा है वो, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है। जिस दिन बीटीसी का डोमिनेंस अभी लगभग जो है 65% है, ये जिस दिन ये बुल कब आता है बीटीसी के बाद, ये 65% फंड निकलता है, और आर्ट्स कॉइन में जब ये जाता है लगभग ये 5 से 10% जिस दिन निकला, यानी डोमिनेंस बीटीसी का कम होगा, तो बाकी के कॉइन्स ऊपर ऑटोमेटिक, क्योंकि वो पैसा निकलेगा पूरे, तो फिर बाकी के कॉइन में अगर हम 5% 10% भी लगे तो बुल आ जाता है। अभी हम ग्लोबली बात करें, जैसे हर बुल में एक होता है ना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो से, एक डेटा होता है, वेबसाइट होती है, वहां पे चेक करते हैं। तो अभी तक हार्विंग के बाद का वो सिर्फ 22% ही इंटरेस्ट है लोगों का क्रिप्टो में, कि मतलब जब एक बुल होती टॉप की रैंक टॉप बनाता है, तो वहां पे लगभग 80% लोगों का इंटरेस्ट मतलब वो शो करता है, वैल्यूएशन शो करते हैं। जो अभी 22% पे है, हम इसको गोल्डन नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस दिन ये 80% पे आएगा तो शायद ये 1 से 1.5 से 2 लाख के आसपास रहेगा। बाकी के कॉइन्स में जहां लो है वो अपना ऑल टाइम, चाहे वो 2% ही हाई करे वो करेगा। यानी मेरा एक ही कहने है कि जिन लोगों के फंड्स लगे हैं वो आपने किसी को दिया नहीं है, मतलब किसी थर्ड पार्टी को, कि कल को वो भाग सकता है, या फिर हाईटेक कोर्ट बंद हो गया तो क्या करेंगे लोग, मतलब वो फंड का क्या होगा। तो आप डरना ही नहीं है कि फंड हाईटेक कोर्ट के पास है नहीं, आपका फंड आपके बाइनेंस अकाउंट में कॉइन के रूप में है, उसकी वैल्यू कम हुई है, ना कि कॉइन कम हुआ है। जैसे ही वो 2 से 2.5 साल पीरियड लेता है, जैसे मान के लो अभी 1 साल हुए कुछ कॉइन के, कुछ के 1.5 साल हुए, वो अपने टाइम पे वो ऑटोमेटिक उस पुराने रेट को ब्रेक करेगा। ये हमारा ट्रस्ट है, क्योंकि हम क्रिप्टो में इसीलिए टिके हैं, और यह इस अगर हम फ्यूचर में होते तो कब के खत्म हो गए होते। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, आपको अपने मन से इस डर को निकालना होगा, तुम्हारे फंड्स जीरो हो जाएंगे, यस, क्योंकि आपका कॉइन के रूप में फंड्स पड़ा है, उसकी हो गई। अगर मान के चलो कि हमने अगर गोल्ड समझो 10 ग्राम खरीदा है, और उसका हमने 60,000 में खरीदा था, जब अभी ये 10 ग्राम 1 लाख में चल रहा है, तो कहीं कहीं 40,000 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये 50,000 पे आया तो कहीं कहीं 10,000 का लॉस है। लेकिन लॉस ये 10 ग्राम से 9 ग्राम आपका नहीं होगा, नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस होगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसकी वैल्यू कम हुई है 1,000, जो कि ये कभी भी आ सकती है। तो ऐसे ही आपका कॉइन्स है जो कि कभी भी आ सकता है। Yes. अगर उसको जल्दी रिकवर करना है तो 2 तरीका है, या तो आप टीम बना के लोगों को प्रॉफिट करके उससे आप अपना इनकम कर सकते हैं। इनकम का मतलब कि जो लोवेस्ट प्राइस में है उस फंड से आप उसकी खरीदी कर सकते हैं। जहां पे $1,000 लगाएंगे तो आपको $4,000 का कॉइन मिल सकता है। कोई भी कॉइन ले लो आप, बीटीसी को छोड़ के। इथेरियम 8,000 पे था, अभी 2,500 पे चल रहा है। 8,000 पे था लगभग, अभी 2,500 पे चल रहा है। यहाँ पे आपने अगर $1,000 लगाए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये आज के डेट में $400 के आसपास होगा समथिंग। कि आज हम $400 जो है, अगर हम यहाँ पे $400 वापस से लगा लेते, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो कहीं भी वो 1,000 का फंड है हमारे पास। यानी जितना 1,000 में हमें इथेरियम मिला है, उतना हमें आज $400 पे इथेरियम मिल रहा है जी। यानी जहाँ पे $8,000 लगा था एक इथेरियम का, आज हमें अगर 8,000 में कितने इथेरियम मिलेंगे? लगभग 3 इथेरियम प्लस मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बराबर। हमारा फंड तो 3 गुना ही हो गया। मतलब हमने 8,000 लगाया था, जब भी एक इथेरियम मिला था, और अभी 2,500 में चल रहा है, तो हमें आज के डेट में कितना इथेरियम मिलेगा? 3, 3.5 3.5 इथेरियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर। तो हमारा फंड जहाँ पे 1 था, आज हमारा 3.5 है, और ये जब 8,000 पे जाएगा तो लगभग 24,000 से $25,000 हो जाएगा। आज ही हुआ है, अभी से हुआ है। तो आपका कॉइन नंबर ऑफ क्वांटिटी वो आपका कभी कम नहीं होगा। आप मन से डर निकाल लीजिए कि हमारा जो है फंड 8,000 से 2,500 हो गया है। नहीं, आपको एक मौका दिया है। इसमें क्या होगा, अगर आपके लोगों का फंड लगेगा तो उसके प्रॉफिट, अब ये एक दिन में 2,500 से 8,000 नहीं जाएगा, वो 2,500 से 3,000, फिर नीचे आके फिर इस तरह से ऐसे एक बार में नहीं जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया होगी ऊपर नीचे, बाई सेल की वोट करेगा,
नंबर ऑफ कॉइन भी आपको बढ़ेगा और डॉलर भी वैल्यू बढ़ेगा, उसके कमीशन जो होंगे वो आपको आएंगे, आपके लोगों का आएगा। लगभग 3.5 से लेके 12% तक अब हो गया है। आज हमारे डायरेक्ट में जितने लोग हैं, जितनी भी ट्रेडिंग होती है, लगभग सबके प्रॉफिट से 11% या फिर कम से कम 1.5% तो सबसे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग टीम अगर बना रहे हैं, ये चीजें जो लॉस है, जो आपका कमीशन आ रहा है, आप सारी चीजें यहाँ पे अपने फंड्स को इन सस्ते कॉइन में जो नीचे आया हुआ है उससे हम खरीदी करके अपना ग्रोथ करके जैसे वो ऊपर जाएगा हम बेच सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है टीम से, तो ये हो गया, अगर हम मान के चलो, समझने वाली बात है, 1000 रुपए हम लगाए किसी भी चीज को, 10 रुपए के रेट से 100 केजी खरीदा, अभी ये आ गई 2 रुपए में, जो अभी आज की हालत है कितने में आ गई, 2 रुपए में। अब इस समय सस्ता माल मिल रहा है, हमारे पास 5000 रुपए है और 2 रुपए के रेट से हम 2500 केजी माल फिर से खरीद लिए। टोटल लागत हमारा कितना हो गया, 6000 और क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई, 2600 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर 2 रुपए से हम 3 रुपए में रेट गया और इसको हमने बेच दिया, कितना रुपए हमें मिलेगा, 7200 मिला। जो कि 2 रुपए से 10 रुपए जाएगी तो कितना मिलेगा, 26,000 यहाँ पे गई तो, और जाना तय है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में है, डरे हुए हैं, अगर ये हमारे पास 5000 का फंड है, पहली बात तो नहीं रहता है, रहता है तो भी नहीं रहता है बोलते हैं। अगर हमने 5000 डाला है, टोटल हमारा लागत 6000, 7200 में हमने 6000 निकाला, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में है कि नहीं है? बिल्कुल। ये होता है ट्रेडर माइंड। अगर आप ये नहीं करते हैं, आप ट्रेडर है ही नहीं। और बाइनांस हाईटेक कोड उसी के लिए है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, जो ट्रेडर है उसी के लिए है। अगर थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज है, आप डिसाइड कर लो कि आप ट्रेडर हो या फिर उस तरह से जो पहले करते आए हैं, वो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बाकी कल भी सेशन है, तो एक बार जोरदार ताली सर उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपके अनमोल इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी सर का सेशन रहने वाला है, कल भी और बहुत सारी बातें होगी। आप